दोस्तों, इस दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है इंसान का दिमाग। बिना कुछ किए ये बहुत कुछ कर सकता है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या हुआ जब एक सिंपल से टेलर मास्टर का सामना हुआ खतरनाक गैंगस्टर से? कहानी में कई रहस्य छुपे हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। ये कहानी है साल 1956 की। एक टेलर मास्टर लियोनार्ड, जो हर दिन की तरह अपनी शॉप की सफाई करते हुए औजार सेट कर रहा है। उसकी जिंदगी बेहद शांत और सरल है। तभी वहाँ आती है एक स्मार्ट और आत्मनिर्भर लेडी जिसका नाम है मबल। मबल इस शॉप की रिसेप्शनिस्ट है और लियोनार्ड का भरोसा भी। लियोनार्ड के रूम में एक लेटर बॉक्स होता है जहाँ रोजाना लोग आकर गुप्त लेटर्स डालते हैं। लियोनार्ड को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर अचानक शॉप में आता है एक हैंडसम नौजवान रिची। वो वहाँ आए सारे लेटर्स को इकट्ठा करने आता है और बड़े ही चुलबुले अंदाज में पूछता है, ये शानदार सूट क्या मेरे दादा के लिए बना रहे हो? लियोनार्ड मुस्कुराते हुए जवाब देता है, नहीं, ये किसी और के लिए है। लेकिन तभी रिची का साथी फ्रांसिस उसे एक खास लेटर दिखाता है जिस पर एक आउटफिट का निशान बना होता है। इसके बाद रिची थोड़ा गंभीर हो जाता है और टेलर मास्टर से कहता है कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर जाए। जैसे ही लियोनार्ड बाहर जाता है, अंदर कुछ गहरे राज खुलने लगते हैं। क्या लियोनार्ड को अंदाजा भी था कि उसकी सिंपल जिंदगी में एक खतरनाक ट्विस्ट आने वाला है? मबल टेलर से सवाल करती है, आपने इतनी दुनिया घूमी है, फिर भी अपनी शॉप के लिए यही जगह चुनी? टेलर मास्टर मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों, इसमें क्या बुराई है? यहाँ बस एक कैंची और तुम्हारे जैसी असिस्टेंट चाहिए, और क्या चाहिए? कुछ समय बाद रिची और फ्रांसिस वहाँ से चले जाते हैं। मबल को ये सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन मास्टर उसे समझाते हैं कि चाहे कस्टमर शरीफ हो या गैंगस्टर, वो उनके लिए बस एक कस्टमर है। असल में टेलर मास्टर मबल को अपनी बेटी जैसा मानता था, लेकिन मबल के ख्वाब बड़े थे। वो लंदन जाकर अपनी नई जिंदगी बसाना चाहती थी। रात होती है और टेलर मास्टर थका हुआ अपने काम के बीच में ही सो जाता है। आधी रात को अचानक गेट खुलने की आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। वो देखता है कि मबल और रिची गुपचुप तरीके से अंदर आए हैं। दोनों का अफेयर भी चल रहा था और उनकी बातों से साफ हो जाता है कि रिची कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं करता। लेकिन टेलर मास्टर उनकी हर बात को बड़े ध्यान से सुन रहा होता है। तभी गलती से उसके हाथ से एक रिंग गिर जाती है और उसकी आवाज सुनकर मबल और रिची चौंकने हो जाते हैं। दोनों लियोनार्ड की तरफ देखते हैं, लेकिन वो अपनी जगह पर सोने का नाटक करता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सब कुछ फिर से वैसे ही चलता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। मबल शॉप में आती है, लोग आते हैं, लेटर्स छोड़ते हैं और चले जाते हैं। लेकिन क्या लियोनार्ड के जीवन में अब भी सब कुछ पहले जैसा रहेगा, या इस सादगी भरी जिंदगी में एक खतरनाक मोड़ आने वाला है? हर रोज की तरह वहाँ पैक हटाते हैं और रुचि आकर उनको ले जाता है, लेकिन मास्टर जी अपना काम बखूबी निभा रहे होते हैं, जैसे उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। उसे रात फिर से कोई आता है और दरवाजा खटखटाता है, और जब मास्टर जी दरवाजा खोलते हैं तो रिची और फ्रांसिस अंदर आते हैं। उस समय रुचि को गोली लगी थी और पुलिस उनका पीछा कर रही थी। फिर फ्रांसिस को अंदर लेकर आते हैं ताकि उसकी गोली को निकाल सके। मास्टर जी उनके लफड़े में पड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन ना चाहते हुए उनको उन दोनों की मदद करनी पड़ती है। फिर फ्रांसिस बताता है कि पुलिस और बहुत सारे गुंडे इस ब्रीफ केस के पीछे पड़े हैं। बेहतर होगा कि ये किसी के हाथ ना लगे, वरना यहाँ गोलीबारी होगी, मास्टर जी कहते हैं। समझ गया। फिर फ्रांसिस जाकर ऋषि के दादा को फोन करता है और बताता है कि हम पर हमला हुआ है और ऋषि को गोली लगी है। फिर फ्रांसिस को कहता है कि तुम्हारे पापा यहाँ आ रहे हैं, लेकिन वक्त बहुत कम था और हालात नाजुक। मास्टर जी बताते हैं कि गोली रुचि के पेट से आर पार हो गई है। खून बहने की वजह से उसकी जान पर बन सकती है। वो सलाह देते हैं कि इसे जल्द से जल्द किसी डॉक्टर के पास ले जाना होगा ताकि इलाज हो सके। लेकिन तभी फ्रांसिस ठान लेता है और कहता है, नो, कोई डॉक्टर नहीं, इस जख्म को तुम खुद ही सिलोगे।
मास्टर जी एक पल के लिए हिचकिचाते हैं, मगर फ्रांसिस बंदूक दिखाकर मजबूर कर देता है। उनके पास और कोई चारा नहीं था। धीरे धीरे मास्टर जी सुई में धागा डालते हैं। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में एक संजीदगी थी। रुचि दर्द में तड़पते हुए हंसी में कहती है, तुम लोग मेरे पेट के साथ क्या कर रहे हो? इस पर फ्रांसिस उसे शांत होने के लिए कहता है, बस थोड़ी सी तकलीफ और फिर सब ठीक हो जाएगा। मास्टर जी अब पूरी लगन से अपने काम में जुट जाते हैं। वो बड़ी सफाई से रुचि के पेट पर टांके लगाते हैं ताकि गोली के असर से बचाया जा सके। धीरे धीरे वो अपने हाथ धोते हैं और फ्रांसिस की ओर देखते हैं। फ्रांसिस उनसे कहता है, मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगा, लेकिन याद रखना ये काम पूरा होना चाहिए। पुलिस भी हमारे पीछे है और गैंगस्टर भी। ये टेप मेरे पास नहीं मिला तो तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। मास्टर जी के पास कोई और रास्ता नहीं था। बेचारे मास्टर जी इस झंझट में फंस चुके थे। जब एक गोली के आर पार हो जाने पर किसी की जान बचाने की जिम्मेदारी बिना किसी डॉक्टर के कंधों पर आ जाए, तो क्या कोई मास्टर इसका सामना कर पाएगा? रिची वहाँ आता है और मास्टर जी को थैंक यू बोलता है। मास्टर जी उसे एक तीखी नजर से देखते हुए पूछते हैं, रिची, तुम्हारी फैमिली के साथ ऐसा कौन कर सकता है? तुम्हें किसी पर शक तो होगा? रिची थोड़ा चौंकता है। ये सब आपको किसने बताया? मास्टर जी धीरे से मुस्कुराते हैं। फ्रांसिस का कहना था कि इस टेप के अंदर कोई खुफिया जानकारी है, इसलिए वो मशीन लेने गया है ताकि इसे चला सके। रिची थोड़ा गुस्से में आकर कहता है, मुझे नहीं पता। मास्टर जी एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोलते हैं, क्या तुम्हें ये पता है मैं ही हूँ वो खबरी? FBI ने यही माइक लगा रखा है। सोचिए, अगर जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपका दुश्मन निकले तो? रिची को ये सुनकर पहले तो गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो मास्टर जी की तरफ देखकर हंसने लगता है। मास्टर जी, मजाक भी अच्छा कर लेते हो। मास्टर जी गंभीर होकर कहते हैं, क्यों, मैं नहीं हो सकता? बीजी एक कटाक्ष करते हुए कहता है, अपनी शक्ल देखी है आपने मास्टर जी? फिर मास्टर जी रिची को चौंकाते हुए कहते हैं, उम्मीद है तुम्हारा कजिन फ्रांसिस ठीक होगा। रिची भड़ककर जवाब देता है, वो मेरा कजिन नहीं है। मेरे पिता को फालतू कुत्तों को घर लाने का शौक है, खासकर वो जिनके दांत नुकीले होते हैं। इतने में बेल बजती है। जैसे ही टेलर मास्टर जी को रिची और फ्रांसिस के बीच और जहर घोलने का मौका मिल जाता है, वो रिची को फ्रांसिस के खिलाफ और फ्रांसिस को रिची के खिलाफ भड़काते हैं। फ्रांसिस गुस्से से कमरे में दाखिल होता है और रिची से कहता है, मैं ये टेप लेकर जा रहा हूँ। एक इलेक्ट्रिक शॉप का पता लगाया है जहाँ ये मशीन है। रिची कहता है, मुझे ये टेप अपने फादर को दिखाना है, पहले वो देखेंगे, फिर हम इकट्ठे ही चलेंगे। फ्रांसिस झुंझलाकर जवाब देता है, तुम्हारे पिता की जान को खतरा है। मैं उन्हें अपने पिता की तरह समझता हूँ, मुझे भी उनकी फिक्र है। रिची कटाक्ष करते हुए कहता है, तुम्हारे पिता तो सड़क पर टमाटर बेचते हुए मरे थे। फ्रांसिस भड़क जाता है और गुस्से में कहता है, मुझे ये टेप दे दो, अगर रोका तो हाथ तोड़ दूंगा। दो दोस्तों की दुश्मनी, ये टेप आखिर क्या राज छुपाए हुए हैं? दोनों के बीच छीनाझपटी होती है और अचानक ब्रीफकेस फर्श पर गिरकर खुल जाता है। लेकिन जैसे ही रिची अंदर देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ब्रीफकेस में कोई टेप थी ही नहीं। फिर रुचि को लगता है कि फ्रांसिस ने उस टेप को निकालकर पहले ही छुपा दिया, इसलिए वो उसके ऊपर गन तान देता है। लेकिन फ्रांसिस को लगता है कि रुचि ने वो टेप कहीं पर छुपा दी है। फिर मास्टर जी के ओर से थोड़ा शोर होता है और रिची का ध्यान भटक जाता है। इतने में फ्रांसिस अपनी गन निकालता है और रुचि को शूट कर देता है और आगे जाकर उसे एक और गोली मार देता है। फिर वो टेप ढूंढने लगता है, लेकिन इतने में वहाँ पर रुचि के डैड की कार आ जाती है और फ्रांसिस मास्टर जी को कहता है कि ब्रीफकेस खोलो और इसकी लाश छुपाओ, वरना मुझे दो लाश छुपानी पड़ेगी। फिर फ्रांसिस कहता है कि तुम जाकर उसके डैड को बातों में उलझाओ और मैं यहाँ की सफाई कर देता हूँ। दरवाजा खुलने पर रुचि का डैड रॉय अंदर आता है और कहता है कि तुमसे मिलकर हमेशा ही खुशी होती है। फिर वो पूछता है कि वो दोनों कहाँ हैं
टेलर अंदर की तरफ इशारा करता है। फिर वहाँ फ्रांसिस आता है। रो कहता है कि तुमने पहले मेरी जान बचाई और फिर मेरे बेटे की, मैं तुम्हारा कर्ज कैसे उतार पाऊंगा। फिर वो रिची के बारे में पूछता है। फ्रांसिस कहता है कि वो तो आपके पास गया था, वो टेप लेकर, मैं उसके साथ जाने वाला था, लेकिन उसने मुझसे कहा तुम बस यही वेट करो, मैं अपने डैड के साथ तुम्हें लेने आऊंगा। जैसे ही वो बाहर निकला, उसने अपने आदमियों को फोन किया और पूछा क्या रिची घर आया है। उधर से जवाब मिला नहीं सर। अंदर का माहौल टेंस हो गया था और रॉय का बॉडीगार्ड उस बॉक्स के ऊपर जाकर बैठ गया, वही बॉक्स जिसमें ऋषि की लाश पड़ी थी। ये देखकर फ्रांसिस और टेलर की तो हालत पतली हो गई थी। तभी रॉय वापस आता है और फ्रांसिस से कहता है चलो बाहर चलकर उसे ढूंढते हैं और हमें मास्टर जी को भी घर जाने देना चाहिए। पर क्या रॉय अपने बेटे को ढूंढ पाएगा? फिर रॉय थोड़ा गुस्से में कहता है नहीं, मैं यहीं रुकूंगा क्योंकि मेरे आदमियों का फोन यहीं आएगा। उसके चेहरे पर अपने बेटे को खोने का डर साफ झलक रहा था। मास्टर जी ने बात को हल्का करने की कोशिश करते हुए कहा मैंने लंदन क्यों छोड़ा जानते हो? वहाँ ब्लू जीन्स का हमला हो गया था और मैं तो ठहरा कपड़े सिलने वाला कैंची लेकर यहाँ आ गया। लेकिन रॉय ने उसकी बात काटते हुए कहा हमारे पास हमेशा 2 चॉइसेस होती है, जैसे तुम कपड़े काटते हो वैसे मैं जरूरत के हिसाब से लोगों को खत्म कर देता हूँ। रॉय के इस डेंजरस अंदाज ने कहानी को और इंटेंस बना दिया। फिर रॉय ने मास्टर जी से सीधा सवाल किया सच सच बताओ यहाँ क्या हुआ था? मास्टर जी ने बात टालते हुए कहा मुझसे कुछ नहीं छुपाया गया है। लेकिन रॉय ने अपने आदमी को बुलाया और कहा मेरे 5 तक गिनने तक इसने अपना मुंह न खोला तो इसे गोली मार देना। ये सुनते ही मास्टर जी की तो जान निकल गई थी। मास्टर जी सच बताएंगे या उनकी खामोशी उन्हें ले डूबेगी? तभी फ्रांसिस वहाँ आ जाता है और रॉय उससे कहता है तुम मुझे बताओ मेरा बेटा कहाँ है? कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। मास्टर जी बेचारे फंस गए थे। सच बोले तो फ्रांसिस से मरने का डर था, चुप रहे तो रॉय से। टेलर ने धीरे से बताया आज शाम फ्रांसिस ने लाफाउंटेन के आदमी को गोली मारी थी, लेकिन ऋषि ने एक भी गोली नहीं चलाई, इसलिए उसने जाते जाते हमें कसम दी कि ये बात रॉय को न बताएं। क्या रॉय अपने बेटे का सच जान पाएगा? इस थ्रिल जैसे ही रिची का नाम लिया गया, वो झट से बोली मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। लेकिन मोंक उसे देखकर कहता है हाँ तुम हो और मुझे सब पता है। फ्रांसिस भी बीच में बोल उठता है जब मैं रिची को ढूंढते हुए इसके घर पहुँचा तो कारपेट पर बिखरा हुआ खून देखा। उसकी बातें सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा जाता है। फिर अचानक फ्रांसिस मेबल की ओर बढ़ता है। उसकी आंखों में गुस्से का तूफान साफ नजर आ रहा था। वो कहता है देखो लड़की, मेरे पास बुलेट है, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे सच बताओ मेरा बेटा कहाँ है? मेबल कांपती हुई कहती है मैं सच में नहीं जानती। लेकिन फ्रांसिस के चेहरे पर अविश्वास था। वो बार बार सारे इल्जाम उसी पर डाल रहा था। क्या सच में मेबल निर्दोष है या फिर इस कहानी में कुछ और ट्विस्ट है? फिर टेलर मास्टर कहते हैं कि नहीं, मैं इसे बहुत पहले जानता हूँ, इसका इन सब से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन रॉय कहता है मुंह इसे पीछे के कमरे में ले जाओ और मास्टर को कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे रूम की सफाई मैं करवा दूंगा। फिर टेलर वहाँ से बाहर जाने लगता है, लेकिन फ्रांसिस कहता है हिलो मत, तुम बाहर नहीं जा सकते। तभी रॉय भी वहाँ आ जाता है। टेलर कहता है कि मैं इसे अपनी बेटी की तरह मानता हूँ, मैं ये सब होता हुआ नहीं देख सकता। इतने में वहाँ पर फोन बजता है। रॉय कहता है फोन उठाओ और टेलर इस तरह नाटक करता है जैसे फोन पर रिची बात कर रहा हो। फिर टेलर रॉय को बताता है कि रिची एक बिल्डिंग में फंसा है और उसने एड्रेस दिया है और कहा है कि मेरे डैड को जल्दी से जल्दी वहाँ पर भेज दो ताकि वो मुझे वहाँ से ले जाए। फिर रॉय वहाँ पर जाने लगता है, लेकिन फ्रांसिस कहता है कि मैं यहीं पर रुककर इन दोनों पर नजर रखूंगा, कहीं ये हमारे जाने के बाद पुलिस को फोन न कर दे। रॉय कहता है ठीक है। फिर फ्रांसिस उन दोनों के पास आता है और कहता है कि या तो हम दोनों मिलकर इस लड़की को मार दें या मैं अकेला तुम दोनों को मार देता हूँ। फिर मास्टर जी अपना तेज दिमाग चलाते हैं और कहते हैं कि ये ला फॉन्टेन को फोन करेगी और उसे बताएगी कि रॉय अपने आदमियों के साथ
उसी बिल्डिंग में गया है। फ्रांसिस पूछता है, ये क्यों बताएगी? मास्टर जी कहते हैं, क्योंकि यही तबरी है। रुचि अपनी सारी बातें उसको बताता था और यही पैसों के लालच में सारी खबर ला फॉन्टेन को दे देती थी, क्योंकि इसको लंदन जाना है। फिर फ्रांसिस पूछता है कि टेप भी जरूर इसके पास होगी। मास्टर जी कहते हैं, नहीं, वो मेरे पास है। फिर मास्टर कहता है कि अगर 5 मिनट के अंदर अंदर ला फॉन्टेन को फोन नहीं किया गया तो रॉय अपने बेटे को ढूंढे बिना ही यहाँ पर वापस आ जाएगा और हम तीनों को ही मार डालेगा। इसलिए ये करने से अच्छा है कि ला फॉन्टेन के आदमी रॉय और उसके आदमी को मार दे और तुम टीम लीडर बन जाओ। फिर मेबल जाकर ला फॉन्टेन को फोन करती है और उसे रॉय के बारे में बता देती है और उसे टेप के बदले बहुत सारे पैसे डिमांड करती है। फिर वापस आकर वो पूछती है कि रिची कहाँ है। फिर लेकिन तभी माहौल में एक अनजाना डर छा जाता है। बाहर गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। फ्रांसिस कहता है, मैं अंदर जाकर टेप लेने वाला हूँ और तुम जो भी हो सावधान रहना। अगर मामला बिगड़ गया तो मैं बिना सोचे गोलियों की बारिश कर दूंगा। दरवाजा खुलता है और अंदर एक खतरनाक औरत ला फाउंटेन एंट्री लेती है। वो बड़े ही ठाठ से पैसों का बैग टेबल पर रखती है और कहती है, टेप दे दो मुझे। लेकिन मास्टर जी जानते हैं, अगर ये टेप लेकर चली गई तो फ्रांसिस सब कुछ लूट लेगा और हमें मार डालेगा। वो चालाकी से जवाब देते हैं, मैडम, जब तक आप पैसा नहीं देंगी टेप नहीं मिलेगा। इसी दौरान वो इशारा करते हैं कि अंदर एक गनमैन तैयार खड़ा है। तभी फ्रांसिस को एक हलचल की आवाज सुनाई देती है और वो गन लेकर भागता हुआ बाहर आता है। ला फाउंटेन के लोग उसे घेर लेते हैं। फ्रांसिस कहता है, बस पैसे दे दो, मैं चुपचाप चला जाऊंगा और टेप भी तुम्हारे हवाले कर दूंगा। लेकिन ला फाउंटेन गुस्से में कहती है, मैंने अपनी जिंदगी गलतफहमियों में काट दी और तुम मुझसे सौदेबाजी कर रहे हो। तभी टेलर मुस्कुराते हुए कहता है, मैडम, डरने की जरूरत नहीं है, मैंने इसकी गन की सारी गोलियां पहले ही निकाल ली थी। ये सुनकर फ्रांसिस घबराहट में अपनी गन चेक करता है और उसी वक्त ला फाउंटेन के आदमी उसे शूट कर देते हैं। इसके बाद ला फाउंटेन टेप उठाती है, बैग वही छोड़ देती है और जाते जाते एक गहरी बात कहती है। एक टेलर जो सिर्फ सुनता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं जान सकता। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि वो टेप नकली थी। मास्टर जी ने पूरी चाल चली थी। उन्होंने असली रिकॉर्डिंग को एक सुरक्षित जगह पर रखा था। मास्टर जी एक आखिरी काम करते हैं, रिकॉर्डिंग को सीबीआई को देने के लिए मेबल को सौंप देते हैं और कहते हैं, अब इसे तुम सीबीआई को दे देना और मेरा नाम इसमें मत लाना। जैसे ही मास्टर जी जाने लगते हैं, एक आखिरी ट्विस्ट आ जाता है। अचानक फ्रांसिस उठ खड़ा होता है, अपनी गन से मास्टर जी पर फायर करता है। एक गोली मास्टर जी के हाथ पर लगती है, लेकिन मास्टर जी हार मानने वालों में से नहीं हैं। वो बताते हैं कि टेलर बनने से पहले वो भी एक बड़ा गैंगस्टर हुआ करते थे। वो एक ही झटके में अपनी कैंची से फ्रांसिस का काम तमाम कर देते हैं। आखिरकार मास्टर जी अपनी कैंची लेकर एक नई जगह पर जिंदगी शुरू करने निकल जाते हैं। तो दोस्तों, देखो इस कहानी का इंटरेस्टिंग मोड़। आखिर क्यों कहते हैं कि सबसे खतरनाक चीज इंसान का दिमाग होता है? मास्टर जी ने बिना एक भी हथियार उठाए एक पूरी गैंग का सफाया कर दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।